हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग जैसे कि सेकंड बुक स्टार्ट कर चुके हैं, बट हमने कहा था कि फर्स्ट बुक में जो हम लोग जैसे चल रहे थे वैसे लेक्चर हमारा आता रहेगा। सेकंड बुक हम लोग साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। फर्स्ट बुक में हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू किए थे, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एक लेक्चर तुमको मैंने एक बहुत बेसिक चैप्टर का शुरुआती जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको मैंने बताया था। ड्रिफ्टिंग क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया। पूरा एक कॉन्सेप्ट जो एक बेसिक स्टार्टिंग कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ सबने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाओ, उसकी प्लेलिस्ट अभी बनाया नहीं है मगर वीडियो रिसेंट का फट तुमको मिल जाएगा और उसको अच्छे से देख लो, कंप्लीट कर लो। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उनको ध्यान से अच्छे से मन में बैठा लो, फिर आगे जैसे बढ़ रहा हो मेरे साथ साथ बढ़ते चलो। पीछे चलोगे सिर्फ नुकसान तुम्हारा होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और साथ साथ हमने बहुत बच्चों का कहना था कि सेकंड बुक स्टार्ट कर दी जाए सर, तो सेकंड बुक स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हम लोग पहले शुरू करें मॉडल फिजिक्स, जिसमें हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन नाम का चैप्टर शुरू किया था। उसका भी फर्स्ट लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर को कवर करेगा, उसको भी अच्छे से कवर कर लो, नहीं किया तो फटाफट उसको देख लो। अब चलते हैं आज के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा ओम्स लॉ की बात होगी। क्या क्या पढ़ेंगे पहले समझ लो, आज का हमारा क्लास किस बारे में है। ओम्स लॉ की बात हम लोग करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हो, कंडक्टिविटी क्या होती है एंड मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। और देन फिर हम लोग रेजिस्टेंस में चेंज कैसे होता है, कंडक्टर को अगर हम खींचेंगे, मोड़ेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला होता है, जिससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में तुम्हारे पूछे जाते हैं। तो ये आज के पूरे क्लास का हमारा एक कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर रहेगा जो हम लोगों को फॉलो करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द ब्यूटीफुल लॉ, द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है और उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके बीच में रिलेशनशिप को ये बताता है। क्या होता है बहुत ध्यान से बात समझते हैं, बहुत सिंपल लॉ है, बहुत मज़ेदार लॉ है। देखते हैं। सपोज दैट पहले तो एक हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर लेते हैं। देखो भाई, जिसको हिंदी इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो उसको बताया करो, उसके हिसाब से मैं क्लास को मोल्ड कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने कंडक्टर वो कोई खास दिक्कत नहीं है ना, जो बेसिक है वो तो सब में सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर पे क्वेश्चंस जो इंग्लिश में लिखे होते हैं उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। बट पढ़ाते वक्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कंडक्टर बोलूँ या चालक बोलूँ, इलेक्ट्रिक करंट बोलूँ, विद्युत धारा बोलूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूँ कि अनुगमन वेग बोलूँ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो ये मैंने कंडक्टर लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो पूरा एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। अब सिर्फ कंडक्टर से काम तो बनेगा नहीं कि कंडक्टर से करंट का फ्लो हो जाएगा, ऐसा तो फिर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, इसको बोलते हो थर्मल वेलोसिटी। मज़ा तब आता है जब इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक बैटरी हमने जोड़ दिया। तो लो, एक बैटरी हमने लगा दिया, ठीक है। बैटरी का एक ही काम होता है कि ये बैटरी इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को अच्छे से पहले। अगर बैटरी का वोल्टेज V है, ये लेंथ अगर इसकी L है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट में ड्रिफ्ट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग से इस कंडक्टर में
एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके थे। पूरा प्रोसेस हमें क्लियर कैसे क्या होता है। तो बात शुरुआत जहाँ से होती है वो यही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी के वजह से सब कुछ हमारा काम आगे बढ़ता है। ये नहीं होगा तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, ये है तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है और इसको लाने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वही ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ओम्स लॉ का कहना ये है कि अगर किसी गिवन कंडक्टर में, ठीक है, जब मैं बोलूँगा गिवन कंडक्टर तो मतलब समझना कि उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो गया है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो किसी गिवन कंडक्टर में हम जब उसके जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस है, उनको कांस्टेंट रख दिया जाए, जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर का प्रेशर, ये सब अगर हम लोग कांस्टेंट रख दें, जो फिजिकल कंडीशंस हैं आसपास की, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब में अगर कोई बदलाव ना हो रहा हो, कांस्टेंट हो, तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो उसके दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हो उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो उस चालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगाओगे उसके समानुपाती होती है, I प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में ग्राफ प्लॉट करें जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो तो वो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, विल बी स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा के तौर पे ग्राफ आएगा। ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और तुमको बता दूं मैं कि जो सर्किट्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो विद्युत परिपथ, जो इलेक्ट्रिक सर्किट इस लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक सर्किट्स। दो टाइप के सर्किट होते हैं, अगर मैं यहाँ में नाम लिखूँ तो एक होता है ओमिक सर्किट्स और दूसरा होता है नॉन ओमिक सर्किट्स। हिंदी में अगर कहो तो ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ, नाम से क्लियर है। जो सर्किट्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ओमिक सर्किट्स हुए, मतलब ओमी परिपथ हुए। जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कि ओम्स लॉ फॉलो करना एक कंडक्टर के लिए एकदम मस्ट कंडीशन है और हमें ये हमेशा चाहिए। तो बिलीव करो, हमें ऐसा हमेशा नहीं चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हम ये खुद नहीं चाहते हैं कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो। हम ऐसा कभी कभी हम चाहेंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे और करंट बढ़ता चले, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं कि ओमिक सर्किट्स ही हमारे काम के होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो किया हमारे बड़े काम का, ऐसा नहीं है। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो भी बड़े काम के होते हैं। अब ये सर्किट्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो जब सेमी कंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो नॉन ओमिक सर्किट्स की बात स्पेशली वहीं पर होगी, ठीक है। तो अभी इस डिस्कशन में बहुत नहीं घुस रहे हैं, छोड़ दो उसको, बाद में बात है। अभी ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओमिक सर्किट्स की बात करेंगे, ठीक है। मगर ऐसा समझना कि नॉन ओमिक सर्किट्स भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बड़े काम के होते हैं, बड़ा हमारा इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह इसमें हमको चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह चाहिए। तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा देखते हैं, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और क्या इसमें फॉर्मूले हैं जो हमारे काम के हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, I = NEA/VD, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। और VD = पढ़ा EE/m × टाउ, इक्वेशन नंबर 2। टर्म्स अच्छे से क्लियर रखना। n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज। a ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, यही है a।
Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग। स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है, कंडक्टर का नहीं, इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से Vd की वैल्यू जरा 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू NEA, Vd की वैल्यू EE/m इंटू टाउ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू N E इंटू ई क्या हो जाएगा, E² AE/m इंटू टाउ, ठीक है। अब E की वैल्यू क्या होती है, V/L, वो पुट कर दिया जाए, तो I इज इक्वल टू NE² A, E के बदले V/L, तो ये क्या हो जाएगा, ml इंटू टाउ। तो I इज इक्वल टू NE² A टाउ बाई ml को एक साथ कर लिया और V बाहर कर दिया, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ के देखो क्या है ये। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है NE A टाउ M और L, ये पूरा चीज़ ध्यान से अगर देखो तो कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर जो है वो बदल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने गिवन कंडक्टर बोला तो वो भी कांस्टेंट हो गया। रिलैक्सेशन टाइम केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भी कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ वैसे ही कांस्टेंट है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखी चीज़ कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और डिपेंडेंसी भी कैसी होगी, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, V। ये ओम्स लॉ कहता है हमारा, ये ओम्स लॉ है ना कि कंडक्टर के अंदर करंट का जो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये सिंपल से ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ और फाइंड कर लें, जैसे V इज इक्वल टू मुझे अगर निकालना हुआ तो V इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा नीचे कैसे कह सकते हो, V इज इक्वल टू ml अपॉन NE² A टाउ इंटू I, ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ जो ml अपॉन NE² A टाउ होता है वही उस कंडक्टर का क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, यानी चालक का प्रतिरोध, जिसके बारे में जानते हैं। तो R अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो यहीं से फॉर्मूला निकल करके आता है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का जाना माना और पहचाना फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, ठीक है। जहाँ हियर R इज इक्वल टू ml ml अपॉन NE² A इंटू टाउ होता है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी कंडक्टर के लिए, हमको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को हल्का सा चेंज करके लिखे तो m अपॉन NE² टाउ को अलग कर लिया और L/A को बाहर कर लिया, ठीक है। अब ये जो m अपॉन हियर फिर लिख दिया मैं, m अपॉन NE² टाउ है, ये एक अनदर कांस्टेंट है, इसको हम रो कहते हैं। और रो को कहते हैं, जैसा कि शायद जानते भी होंगे, रेजिस्टिविटी या मोर कॉमनली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो अब रो अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो R का फॉर्मूला क्या मिलता है, रो L/A, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा R और रो में कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर कर दिया जाए। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है, सुनो। जो रेजिस्टेंस है उसके फॉर्मूले में देखो L और A भी आ रहा है ना, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया। रो के फॉर्मूले में कहीं L और A नहीं आ रहा है, मतलब रो किसी कंडक्टर का उसके बाहरी डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, केवल अंदर के कुछ कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ
कुछ एग्जांपल देकर समझाऊँ। मान लो 3 कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, और तीनों अलग अलग डायमेंशन के हैं। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत लंबा है, अलग अलग लेंथ, अलग अलग एरिया। लेकिन तीनों ही कंडक्टर मान लो कॉपर के हैं, तांबे के बने हैं तीनों कंडक्टर। तो तीनों का टाइप सेम है, तीनों एक ही टाइप के हैं लेकिन अलग अलग लंबाई और एरिया वाले हैं। तो जो रो है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों कंडक्टर के लिए कॉपर के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, सेम। लेकिन सबकी मोटाई और लंबाई अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस सबका डिफरेंट होगा। गॉट इट? रेजिस्टेंस सबका डिफरेंट होगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टाइप पर डिपेंड करता है। कॉपर का वायर जो मेरे घर में है, कॉपर का वायर जो तुम्हारे घर में है, उनका रो सेम होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उनका, जो उनके लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एल और ए पर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर यहाँ पे बात और मैं तुमको बताऊँ, जो रो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रो की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से भी थोड़ी बहुत चेंज करती है। तो अगर मैं तुमको जो बोला हूँ कि मेरे घर जो कॉपर होगा, तुम्हारे घर जो कॉपर होगा, उसका रो सेम होगा, उसमें एक बात और मुझको जोड़ना चाहिए कि बशर्ते तुम्हारे मेरे घर का जो टेम्परेचर है वो सेम हो। अगर नहीं होगा तो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए याद रखना, टाइप ऑफ कंडक्टर पे के लिए एक रो की वैल्यू सेम होती है। आर कितना मोटा है, कितना लंबा है, इस पे डिपेंड करेगा। रो मोटाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओम्स लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ बहुत यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो बहुत इजीली और हर जगह फॉलो होता है। इसके फॉलो करने की कंडीशन कम मिलेगी, ना फॉलो करने की कंडीशन को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो जिसको हम अनओमिक सर्किट्स के नाम से पुकारेंगे। तो जो भी मन हो कॉपी कर लो इसमें, फिर कुछ और डेफिनेशन से कुछ और बातें हैं वो फटाफट करेंगे जल्दी। ओके, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं ओम्स लॉ में और क्या हमें जानना चाहिए। फटाफट आगे बढ़ा जाए। रहने दो इसको, काम की बात है, बीच में कुछ ना कुछ काम ही आएगा। फाइन, तो ये ओम्स लॉ मान लो हम लोगों ने समझ लिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो कि फाइन, एक और क्वांटिटी का हमें यहाँ पे जिक्र करना होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि हिंदी में कहते हो चालकता, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब किसी कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड मैथमेटिकली कंडक्टिविटी जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक सिंपल सा, अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन बात करो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। और अभी हम लोग रो के बारे में क्या पढ़े हैं, सिंस रो इज इक्वल टू m/ne² टाउ। ठीक है, ये रो का फॉर्मूला होता है m/ne² टाउ। अभी कुछ देर पहले पढ़ा। तो 1/रो का फॉर्मूला क्या होगा, पट कर दोगे तो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, ne² टाउ बाई m। अच्छा, मैं बोलना फिर से बता दो, यहाँ m जो है मास ऑफ कंडक्टर नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, जो मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिवर्सल कांस्टेंट है और टाउ इलेक्ट्रिक टाइम। इसका उल्टा किया तो हमें क्या मिल गया, कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो अब ये समझो कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कुछ देर पहले, I इज इक्वल टू, सिंस I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, NEAVD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर I को यहाँ भेज दूँ मैं, तो I/A इज इक्वल टू क्या होगा, NEVD हो जाएगा। ठीक है, I/A को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, J बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे रहेगा, E ऐसे रहेगा। VD इज इक्वल टू
हम लोग क्या पढ़े थे, E/m इंटू टाउ, अगर ध्यान हो तो J इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N/E² टाउ बाई m इंटू ई को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो J इज इक्वल टू N/E² टाउ बाई m इंटू ई, और N/E² टाउ बाई m क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो J इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत अच्छा रिलेशन बताता है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। जो इस बात का हमें प्रूफ करते हैं, बताते हैं कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर +2 की तरफ है, यही तुम्हारा करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका अपोजिट है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम डायरेक्शन में होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो उसका अपोजिट होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया। नाउ एक चीज़ और यहाँ पे हमको डिफाइन करनी है, मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होता है, मूव करने की एबिलिटी क्या होती है। तो मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है Vd/E, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और अगर मैं एरो लगा दूं तब बात और अच्छी रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है, इसी को बोलते हैं मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी वही क्या होती है, मोबिलिटी। अब Vd की वैल्यू हम लोग क्या पढ़े, E/m इंटू टाउ पढ़ा हम लोगों ने। तो E से यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, E/τ/m, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये अच्छा, मोबिलिटी की अगर तुमको यूनिट लिखनी हो, हालांकि यूनिट तुमसे पूछेगा नहीं, मगर मान लो अगर तुमको लिखना हो तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कूलॉम में आएगा। टाउ तुम्हारा सेकंड है, मतलब टाइम में सेकंड में आएगा, तो कूलॉम सेकंड पर किलोग्राम, ठीक है। ये मोबिलिटी की यूनिट होगी। हालांकि डायमेंशन तो पूछेगा नहीं, मगर अब CUT में नहीं पूछेगा, मगर जो बच्चे नीट वाले हैं उनसे 11th का कोर्स पूछेगा। तो मोबिलिटी का डायमेंशन पूछे, यूनिट पूछे, इस बात को ध्यान रखना, E/τ/m, ठीक है, कूलॉम सेकंड पर किलोग्राम, ठीक। तो ये थोड़ा कंडक्टिविटी है, मोबिलिटी है, सब छोटे छोटे रिलेशंस हैं, इनके बारे में जानोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस कभी भी कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम जाएंगे, पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर खींचने, स्ट्रेच करने पर, खींचने वगैरह पर उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है, ठीक है। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत आता है इससे, ठीक है। तो जल्दी को उसकी बात तुरंत करेंगे, फटाफट जल्दी। अब यहाँ पर मैं तुमको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, कुछ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ बहुत छोटे मेथड, जिससे बिलीव करो, अगर बोलूँगा कि सेकंड्स, तो सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर तुमसे कहूँगा 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये कहने की बात नहीं है। ये 40 से 50 क्वेश्चन में ही सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तुम ही सॉल्व करोगे, है ना। ऐसा कभी कभी होता है कि मैं बोल दूँ मैं सॉल्व कर, जैसा नहीं। तो जो ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊँगा उसको फॉलो करना, बात को समझना। 1 मिनट से ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब 40 से 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, बट थोड़ा सा बात को समझना होगा पहले। देखो क्या है, बताना क्या, समझना क्या। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, मतलब एक समान क्षेत्रफल का ये एक चालक है, जिसकी लेंथ मान लो L है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका क्षेत्रफल वो मान लिया मैंने A है, और रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सिंपल सा बात है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक। अब मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी गिवन कंडक्टर को हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, चलो खींच की लंबाई को मैंने कहा
2 गुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब किसी कंडक्टर को तुम खींचोगे, इलोंगेट करोगे, पकड़ के स्ट्रेच करोगे, लंबाई तो बढ़ेगी नो डाउट, उसकी बदले जो उसका मोटाई है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसको कहते हो, वो तो कम हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि तुम किसी वायर को खींचो और लंबा हो जाए और उतना को उतना ही मोटा रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। सब जानते हैं भाई, जो लंबाई की बढ़ोतरी होगी उसकी भरपाई कहाँ से होगी? भरपाई मोटाई से होगी, आई मीन क्षेत्रफल से होगी। तो जब भी किसी कंडक्टर को तुम खींचोगे, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? तो बिलीव करो, लेंथ में जितना भी चेंज करोगे उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर में एरिया चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को मान लो मैं डबल कर दिया, मान लो इसी कंडक्टर को मैंने खींच करके डबल कर दिया, लेंथ को 2 गुना कर दिया, तो लेंथ को अगर मैं 2 गुना करूँगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया भाई वो कितना हो जाएगा? a/2। एकदम उल्टा होगा, लेंथ जितना फैक्टर बढ़ेगा एरिया उतने फैक्टर में कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि किसी कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है, चालक का जो आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा A/L, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। और किसी कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है, तुम उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, खींच लो, मोड़ लो, स्ट्रेच कर लो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम मतलब A/L, और A/L क्या? कांस्टेंट है। और दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसका मतलब सब जानते हो। इसको अगर बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इसको अगर कम करोगे ये बढ़ जाएगा, और एक प्रोपोर्शन में होगा, सेम प्रोपोर्शन में घटे बढ़ेगा। अगर ये डबल हुआ तो ये हाफ, ये 3 गुना होगा तो 1/3, 4 गुना होगा तो 1/4 एंड सो ऑन। अगर ये n गुना बढ़ेगा तो ये n गुना कम हो जाएगा, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो कोई अगर पूछे या खुद के मन में है कि सर ये कहाँ से, ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा ऐसे हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इन सब का रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं तुमको बताया कि रो जो होता है वो केवल टाइप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मोटाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं कॉपर को खींचूंगा तो वो कॉपर कॉपर ही रहेगा, लोहा नहीं बनेगा। तो रो दोनों का सेम होगा। रेजिस्टेंस विल चेंज, रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली चेंज, मगर रो कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ नया रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, R' = L के बदले क्या आ जाएगा 12, A के बदले क्या आ जाएगा A/2, तो 2 चला गया ऊपर तो क्या आएगा 4 ρL/A। और ρL/A तो पुराना वैल्यू था R का, पुराना मतलब खींचने के जस्ट पहले। तो नया वैल्यू क्या मिला? R' = 4R। बस इसी चीज़ को फोकस करना। लंबाई को मैंने डबल किया था, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 गुना हो गया। एक इत्तेफाक की बात नहीं है, ऐसा हमेशा होगा। अगर लंबाई को मैं 3 गुना करूँगा 3L, तो यहाँ पे कितना आता है A/3, 3 जगह कितना होता है 9। तो लंबाई को 3 गुना करोगे तो R कितना हो जाएगा? 9 गुना। और 9 है क्या? 3 का स्क्वायर है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लंबाई में जितना बढ़ोतरी करोगे, रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। मतलब कहने की बात ये, अगर मैं ये तुमको फॉर्मूला बताऊँ कि लंबाई की वैल्यू को अगर तुम n टाइम्स करोगे, L' की वैल्यू अगर n टाइम्स हो जाए, n टाइम्स बढ़ जाए, n टाइम्स हो जाए मतलब 2 गुना 5 गुना वॉटेवर जो भी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। R' विल बिकम n²R। ठीक है, तो इसको सिर्फ याद नहीं रखना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस सब बातों को ध्यान ठीक है समझाने के लिए, मगर अब ये सब तो एग्ज़ाम में करना नहीं है, एग्ज़ाम में सीधे बस को यूज़ करना है। तो लंबाई जितनी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। लंबाई को 4 गुना करो, लंबाई 16 गुना हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करो, रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब खींच कर लंबाई को बड़ा करो, जोड़ करोगे तो बात नहीं हो रही है, खींच कर अगर 3 गुना करेंगे तो बात होती है। ठीक है, एक बात और सुन लो इसमें और क्या होता है। सपोज दैट ये एक कंडक्टर है जिसका छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, पूरा कंडक्टर दिखा रहा हूँ,
और जिसका रेडियस मान लो r है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो बार बार हम लोग ए लेते हैं, एक्चुअली वो ए होता क्या है, तो ए होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं कंडक्टर को खींचा और हो गया पतला, इतना पतला हो गया कि रेडियस इसका हो गया आधा, डायमीटर हो गया आधा, व्यास उसका आधा हो गया। व्यास, डायमीटर, रेडियस, मोटाई, मोटाई, चौड़ाई नहीं, मोटाई सब एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैं इसको खींचा और खींच करके मान लो इसका जो रेडियस है आर डैश, ये पहले का आधा हो गया। भाई जाहिर सी बात है, खींचोगे तो मोटाई में तो कमी होगी, डायमीटर तो कम होगा ही, रेडियस तो कम होगा ही, हाफ हो गया। रेडियस हाफ होने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया होगा वो पहले का 1/4 हो जाएगा। अब क्यों 1/4 होगा, ए डैश क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, पाई r/2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, r²/4। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर तो ए था ना, तो है ना a/4। और क्यों इतना दिमाग खराब करना है यार, सिंपल सी बात है। एरिया का फॉर्मूला में देखो r स्क्वायर आता है, तो r में जो भी चेंज करोगे a में क्या होगा, उसका स्क्वायर चेंज हो जाएगा। r को अगर 1/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। r को अगर 1/4 करोगे तो a कितना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। तो इसको याद नहीं करना, इसको समझना है कि चीज़ कैसे आ रही है, और ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है। ये सब लिख करके नहीं करना है, ये तो बस समझाने की पहली बात है। आगे ऐसा करेंगे, मैं तो समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो रेडियस अगर हाफ होगा तो एरिया कितना होगा, a/4। और एरिया और लेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, तो एरिया 4 गुना होने का मतलब, एरिया मतलब 1/4 होने का मतलब लेंथ कितना होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि लेंथ अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तभी एरिया 1/4 कम हो सकता है। और लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो लेंथ अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो आर डैश कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा डिस्टेंस का। तो ये चीज़ तुमको अच्छे से समझना है कि कैसे निकाला गया। रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस की बात है। रेडियस में जितना चेंज होगा, एरिया क्या होगा, उतना उसका स्क्वायर कर देना है। रेडियस हाफ हुआ था, एरिया कितना हो गया, 1/4। एरिया अगर 1/4 तो लेंथ कितना हो गया, 4 गुना। लेंथ अगर 4 टाइम्स होगा तो आर डैश कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊं कि रेडियस मान लो बोलता है 1/√3 गुना हो गया। मान लो किसी क्वेश्चन में आता है कि किसी कंडक्टर को मैंने खींचा और इतना खींचा कि इसका रेडियस कितना हो गया, पहले का 1/√3 टाइम्स हो गया, r/√3 हो गया। तो अगर रेडियस 1/3 है तो एरिया कितना हो जाएगा, a/3। ठीक है, उसका स्क्वायर होता है। एरिया a/3 तभी हो सकता है जब लंबाई 3 गुना बढ़े, उल्टा होता है। और लंबाई अगर 3 गुना बढ़ेगा तो r डैश कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है। तो ये स्टेप तुमको फॉलो करना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना है, कैसे हम लोग रेडियस से रेजिस्टेंस तक पहुँचेंगे। रेडियस या डायमीटर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस से एरिया, एरिया से लेंथ, लेंथ से रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक रेशो याद रखना चाहिए। अब इसको एक फॉर्मूले के थ्रू मैं तुमको बताऊं ताकि तुमको याद रहे, जिसको फॉर्मूले के तौर पे याद रखना वो ये सकता है। जैसे रेडियस को मान लो मैंने कभी भी r/n कर दिया, मतलब पहले का n गुना कर दिया। अगर पहले रेडियस r था तो अभी क्या हो गया, r/n। अब n मतलब जो भी क्वेश्चन में थे, 1/2, 1/3, 1/2, whatever जो भी थे। रेडियस अगर 1/n होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, a/n² हो जाएगा, स्क्वायर होता है। और एरिया अगर 1/n² हुआ है तो पक्का लेंथ बड़ी होगी, और लेंथ कितनी बड़ी होगी उसका स्क्वायर कर देना है। और लेंथ जितनी बढ़ती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका स्क्वायर। लेंथ जब n टाइम्स होता है तो r क्या होता है, n का स्क्वायर। और लेंथ ही जब n² होगा तो r डैश क्या होगा, n² का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, n⁴।
ये रिलेशन तुमको बस याद रखना है, दिस इज स्टार रिलेशन, ठीक है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर पिछला स्क्वायर था, यहाँ 4 कैसे हो गया, यहाँ पे लेंथ में n था तो उसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पे लेंथ में n स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर होकर n⁴ हो गया। तो ये कुछ बेसिक रिलेशन है जिसके हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत आते हैं। अगर ये तुमको चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे। जैसे अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 90 ओम है, ठीक है, और इसकी लेंथ को बढ़ा करके मैंने 1.2 गुना कर दिया, लेंथ को 1.2 गुना कर दिया। अब लेंथ अगर 1.2 गुना होगा तो r डैश कितना होगा, 1.2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से खींच करके बड़ा किया गया है। और 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, 1.44, और r की वैल्यू कितनी होगी, 90। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा हमको, मुश्किल से बस 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड कह सकते हो। तो ये चीज़ अगर तुमको अच्छे से क्लियर है, इस पर क्वेश्चंस हुए हैं, हाथ इस पर चला है, दिमाग इस पर काम किया है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे मन में अच्छा लगे कॉपी करना, फटाफट लिख लो। ये दोनों फॉर्मूले तो कॉपी करना ही है, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको अगर नोट करना हो ये भी नोट कर सकते हो। जल्दी कर लो, आगे चलेंगे। ओके, तो आज हम लोग बच्चों यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस पर हम लोग आगे के टॉपिक में क्या बात करना है कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी होता है। अब कुछ हम लोग अब तक जो पढ़े फर्स्ट 2 लेक्चर्स में उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मगर क्वेश्चंस बहुत तुमको एग्जाम मिलेंगे इससे। लंबा चैप्टर है, पेशेंस के साथ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, बट रेगुलर बेसिस पे क्लास देखनी है, और पीछे अगर छूट रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग को सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे आने का कोई भी चांस नहीं होगा। और ऑन दी अदर हैंड हमने सेकंड बुक शुरू कर दिया है, फिर से कहूँगा, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग शुरू कर चुके हैं, और जो बेसिक्स था बता दिए, फोटोन थ्योरी की बात हो गई है। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे ग्राफ्स की, ठीक है। वो जो 3 ग्राफ बड़े फेमस ग्राफ हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के, उनकी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम बहुत आते हैं, ठीक है। बट तब तक जो लेक्चर्स आए हैं उनको अच्छे से देखो, नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और मेहनत करते रहो, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।